नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे भर्ती परीक्षा हो, कृषि परीक्षक, AAO, ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, कैन सुपरवाइज़र और एग्रीकल्चर TA, इन सभी एग्जामों से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज का प्रश्न शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कैटालिक एलाइनमेंट्स कौन सा है? CHO, HO, NPS या CU, FE, MN, सल्फर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैटालिक एलाइनमेंट्स क्या होते हैं? यानी कि पौधे में जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, पौधे में जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें कैटालिक एलाइनमेंट्स कहते हैं। तो पौधों में उत्प्रेरक का कार्य एंजाइम करते हैं। ठीक है, एंजाइम करते हैं। इसमें एंजाइम के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कौन से होते हैं? तो यही इसमें पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा COFEMN। ठीक है, ये एंजाइम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये होते हैं कैटालिक एलाइनमेंट्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो संरचनात्मक पोषक तत्व CHO होते हैं और इसमें सहायक के रूप में जो कार्य करते हैं संरचनात्मक में वो NPS होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पोषक तत्व पौधे में इमोबाइल है? NPK, ZN या सल्फर, FE, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। तो इन चारों में से बताइए, या कैल्शियम, बोरान। ठीक है, यहाँ बात करें इमोबाइल। मोबाइल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लांट इमोबाइल, एक होता है सॉयल इमोबाइल। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग होते हैं। अगर पूछे प्लांट इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, तो प्लांट होते हैं कैल्शियम और बोरान। ठीक है, याद रखेंगे। और सॉयल इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, तो सॉयल इमोबाइल में आप याद रखेंगे फास्फोरस और ZN, ये दो होते हैं सॉयल इमोबाइल्स, और इसमें प्लांट में कैल्शियम और बोरान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं? मोलिब्डेनम का, सल्फर का, ZN का, कैल्शियम का। कैल्शियम की बात करें तो ये है इमोबाइल है। ठीक है, इमोबाइल है, तो इसके लक्षण कहाँ पर दिखाई देते हैं? टॉप पर दिखाई देते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं। ZN की बात करें तो इसके लक्षण जो होते हैं मिड वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, मिड प्लांट पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र जो न्यू पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, ऊपर वाली न्यू लीफ पर, नई पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं सल्फ़र के। और यहाँ पर बात करेंगे मोलिब्डेनम। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रेंट के नाम से जाना जाता है। इसका जब डाला जाता है, इसकी डोज को हमेशा ppb में मापा जाता है। ठीक है, ppb में मापा जाता है, ना कि ppm में मापा जाता है। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। और यहाँ पर ये पुरानी पत्तियों पूछा था। ठीक है, लोअर पत्तियाँ जो होती हैं लिप्स पे पूछा जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे NPK, ठीक है, और Mg मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये 3-4 जो चीज़ें हैं इनके पुरानी पत्तियों पे ही लक्षण प्रकट होते हैं। याद रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, कपास में छोटी पत्ती रोग जिसको लिटिल लीफ कहा जाता है किसके द्वारा होता है? बोरान के कारण, कैल्शियम के कारण, ZN की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। यहाँ बोरान की बात करेंगे। बोरान के कमी के कारण क्या होता है? एक होता है ब्राउनिंग हो जाता है। ठीक है, ब्राउनिंग हो जाता है। किस में होता है? कैलीफ्लावर में होता है। ठीक है, गोभी वर्गीय में। तो दूसरा होता है
आपका फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग भी किसके कारण होता है, बोरान तत्व की कमी के कारण होता है फ्रूट क्रैकिंग, याद रखिए। और कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण कैविटी स्पॉट पाया जाता है, ठीक है, कैविटी स्पॉट हो जाता है गाजर के अंदर। उसके बाद एक रोग हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण BER, जो कि टमाटर के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण टिप बर्न हो जाता है, ठीक है, टिप बर्न हो जाता है। किस में होता है, राइस के अंदर होता है टिप बर्न, ऑक्सीजन की कमी के कारण। दूसरा एक रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट, ठीक है, ब्लैक हार्ट किस में होता है, आलू में होता है, याद रखेंगे। और हमारा ऑप्शन बचा कौन सा, ZN, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास में छोटी पत्ती किसके कारण होता है, ZN की कमी के कारण। और जैसे आम हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, कपास हो गया, कपास हो गया, और खैरा रोग, खैरा रोग, आम हो गया, नींबू हो गया, कपास हो गया, इनमें छोटी पत्ती लिटिल लीफ रोग होता है, ZN की कमी के कारण होता है। और ZN की कमी के कारण खैरा रोग हो जाता है किसमें, धान के अंदर, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकी अम्लता कितनी होती है, 80, 110, 148, 128। 80 की बात करें तो ये होती है यूरिया की, ठीक है, यूरिया ये आपको याद रखना है। 110 की बात करें तो यह होता है अमोनियम सल्फेट। 148 की बात करें तो यह होता है एन हाइड्रस अमोनिया। उसके बाद यहाँ बात करें 128 की तो यह होता है अमोनिया, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। 80 हो गया यूरिया का, उसके बाद 110 हो गया अमोनियम सल्फेट का, एन हाइड्रस अमोनिया का हो गया 148, अमोनियम क्लोराइड का हो गया 128। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 110, बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट की तुल्यांकी क्षारीयता है, ठीक है, तो इसमें बताना है 29, 21, 63 या 26। 29 की बात करें अगर होता सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, अगर होता है यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट तब कितना होता है, तुल्यांकी क्षारीयता 29 हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है कैल्शियम नाइट्रेट का तुल्यांकी, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 की बात कर लेते हैं, कैल्शियम साइनेमाइड का होता है, ठीक है, कैल्शियम साइनेमाइड का होता है, साइनेमाइड, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखें 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पीएच शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था सोरेनसन के द्वारा या स्कोफील्ड के द्वारा, ब्रेमनर के द्वारा या ब्रेडी के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरेनसन के द्वारा पीएच शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, सन भी आपको याद रखना है, 1909। पीएच को मापा किससे जाता है, मापना, ठीक है, पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। स्केल की लंबाई कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, तो रेंज आपको याद रखना है 0 से लेके 14 पीएच होता है, ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। पूछा जाता है मृदाओं का पीएच, मृदा का अच्छा पीएच कितने से कितने के बीच में होना चाहिए, तो 4 से लेकर 10 तक जो मृदा का पीएच ठीक ठाक माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्कोफील्ड ने कौन सा पैमाना मापा था, तो पीएफ के बारे में बताया था, बहुत बार एग्जाम पूछ लेता है, एक पीएच होता है एक पीएफ होता है, पीएफ के बारे में स्कोफील्ड ने बताया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदाओं में सुधार के रूप में प्रयोग करते हैं चूना का, डोलोमाइट का, या निक्षालन के द्वारा, या आयरन पायराइड्स के द्वारा। चूना की बात करें तो यह अम्लीय भूमियों को सुधारने के रूप में प्रयोग किया जाता है, और डोलोमाइट का प्रयोग भी अम्लीय भूमि में प्रयोग किया जाता है। निक्षालन के द्वारा यह लवणीय भूमि को सुधारने का काम करता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
आयरन पायराइड ये क्षारीय मृदा में सुधार के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसका सूत्र होता है FeS2। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई जल के साथ उर्वरकों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? केमिगेशन कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है, या नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, या अमोनिफिकेशन कहलाता है? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है देखिए एरीगेशन, ठीक है, एरीगेशन प्लस इसमें कर लेते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर, एरीगेशन के साथ फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फर्टी को यहाँ से उठा लेते हैं, गेशन को यहाँ, तो क्या हो जाएगा फर्टिगेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा, या शुष्क मृदा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कपास के लिए काली मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह सोयाबीन की खेती के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, सोयाबीन की खेती के लिए भी यह बहुत अच्छी मृदा मानी जाती है, याद रखेंगे। और यहाँ पर दोमट मृदा की बात कर लेते हैं, ये बेस्ट सॉयल होती है कृषि के लिए। ठीक है, सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है कृषि के लिए वो दोमट मृदा मानी जाती है। यहाँ पर लाल मृदा के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो लाल मृदा को क्या किस नाम से जाने जाते हैं? लेटराइट सॉयल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाल मृदा को लेटराइट सॉयल के नाम से जाना जाता है। तो लाल मृदा के अंदर Fe की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण क्या होती है लाल मृदा हो जाती है। Fe की अधिकता पाई जाती है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, लाल मृदा के अंदर हम खेती यह अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके अंदर हम काजू की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं लाल मृदा के अंदर, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ISSS के अनुसार क्ले मृदा का कणाकार होता है 0.2 से लेकर 2.0 mm, या 0.02 से लेकर 0.2 mm, या 0.02 से लेकर 0.002 mm, या 0.002 mm से कम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है 0.2 से लेकर 2.0 mm ये होता है मोटी बालू का। ठीक है, क्या होता है? मोटी बालू का होता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है 0.022 से ऑप्शन दिया हुआ है ये होता है महीन बालू का। ठीक है, महीन बालू का होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सिल्ट का। ठीक है, सिल्ट का हो जाएगा। और यहाँ डी ऑप्शन जो है ये हमारा हो जाएगा क्ले का। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्ले का ही पूछा था, तो क्ले सॉइल का ये होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में कृषि के लिए केचुए की सबसे उपयुक्त प्रजाति है। ठीक है, केचुए की प्रजाति टोटल 3 होती है। एक होती है एपीजिक, दूसरा होता है एंडोजिक, तीसरा होता है डायोजिक। ठीक है, एपीजिक होता है, इसको हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको बी से प्रदर्शित कर, इसको एंडोजिक। ठीक है, इसको एंडोजिक को ई से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ डायोजिक, इसको डी से याद कर लेंगे। अब देखिए एपीजिक जो है इसकी लंबाई, इसकी गहराई जो होती है कितने 1 मीटर तक ये रह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंडोजिक है, एंडोजिक की जो केचुए की गहराई होती है वो 3 मीटर तक केचुए गहराई तक जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे डायोजिक की जो गहराई होती है केचुए रहने की वो होती है 1 से लेकर 3 मीटर। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपीजिक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंडोजिक जो यहाँ पर दिया है 1 से लेकर 3 मीटर की गहराई पर जो रहते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, एंडोजिक यहाँ पर है 3 मीटर की गहराई में जो रहते हैं एंडोजिक, ये मध्यम भाग में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डायोजिक जो है डी ऑप्शन जो दिया हुआ है डायोजिक, एंडोजिक, हाँ ठीक है, यहाँ पर एंडोजिक जो है ये 90% तक क्या खाते हैं? ये मिट्टी खाते हैं। ठीक है, एंडोजिक क्या खाते हैं? 90% तक मिट्टी खाते हैं और 10% तक क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं। और ये जल निकास का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एंडोजिक
जल निकास का काम करते हैं, याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 33 से 34%, 15% या 21% या 16%। तो यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 15.5% ही। 15.5% कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। 33 से 34% जो है यह अमोनियम नाइट्रेट के अंदर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर इसकी मात्रा पाई जाती है कितनी, 33 से 34%, जो कि एक विस्फोटक का कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर 21% जो है ये कैल्शियम साइनेमाइड के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 देखेंगे फेरस सल्फेट में Fe होता है, ठीक है। आपको बताना है फेरस सल्फेट के अंदर फेरस की मात्रा कितनी होती है, 19%, 11%, 52% या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट के अंदर Fe की मात्रा पाई जाती है 19%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर देखें 11% जो दिया हुआ है ये बोरान के अंदर, बोरेक्स जिसको कहते हैं, बोरेक्स के अंदर बोरान की मात्रा, ठीक है। बोरान की मात्रा कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 11%, याद रखेंगे। यहाँ पर 52% जो दिया है यह हो जाएगा अमोनियम मोलिब्डेनम। अमोनियम मोलिब्डेनम के अंदर मोलिब्डेनम की मात्रा कितनी पाई जाती है, 52% पाई जाती है, याद रखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फास्फोरस और बोरान की उपलब्धता मृदा में अधिक होता है pH 4 से लेकर 6, pH 6 से लेकर 6.5, pH 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर फास्फोरस और बोरान की उपलब्धता है मृदा में तो उसका pH कितना तक बढ़ेगा या कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6 से लेके 6.5 के बीच में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उच्च लवण सहिष्णु है, ठीक है। कौन सी ऐसी फसल बताना है जो उच्च हाई लवण सहनशील क्रॉप कौन सी है, इसमें से बताना है, ठीक है। जो अधिक लवण सहनशील है हो सकती है, जौ है, मूंग है, चना है या मटर है। यहाँ पर जौ हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जौ। जौ के साथ आप याद रखेंगे कपास याद रख लेंगे, कपास के साथ साथ सरसों याद रख लेंगे, सरसों के साथ साथ तंबाकू याद रख लेंगे, ठीक है। तंबाकू के साथ साथ पालक याद रख लेंगे, पालक और घास, ये सब जो हैं ये अधिक मात्रा में उच्च लवण को सहन कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये दलहनी वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं, ये दाल वाली जितनी भी क्रॉप्स होते हैं, ये लवण को अधिक सहन नहीं कर पाती हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसलों की लवणता रोधी किस्म कौन सी है, राज 3077, BL2, RD 103 या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज 3077 किसकी किस्म है, तो याद रखेंगे गेहूं की किस्म है, सबसे बेस्ट किस्म होती है। यहाँ पर BL2 ये भी जौ की किस्म है और यहाँ पर RD 103 ये भी जौ की किस्म है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक मृदा विज्ञान के पितामह या जनक कौन किसे कहा जाता है, JV लिविंग को या ML ट्रुंग को या VV डोकुचेव को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। VV डोकुचेव को ही आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेसिक स्लेग में फास्फोरस होता है 20 से 25%, 20 से 40, 33 से 46 या 14 से 18। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें 20 से 25% जो दिया हुआ है ये हड्डी का चूरा, ठीक है। हड्डी का चूरा के अंदर फास्फोरस की मात्रा पाया जाता है 20 से लेकर 25%, ठीक है। P2O5 याद रखेंगे। यहाँ पर 20 से 40% जो दिया हुआ है ये रॉक फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा होता है, ठीक है। रॉक फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा कितना होता है 20 से लेके 40%। और यहाँ पर जो 33 से लेके 46% दिया हुआ है ये डाई कैल्शियम फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा दिया है। डाई कैल्शियम
फास्फेट के अंदर फास्फोरस की मात्रा 33 से 46%। उसके बाद 14 से लेकर 18% जो दिया हुआ है ये बेसिक स्लेग के अंदर फास्फोरस की मात्रा, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है बेसिक स्लेग में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो 14 से 18 डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मृदा में प्रति ग्राम मृदा में संख्या के आधारी पर सूक्ष्म जीवों का क्रम बताना है, ठीक है, संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर बात करें फर्स्ट ऑप्शन जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक, शैवाल, ये तो हो गया यहाँ पर संख्यात्मक रूप से, ठीक है, संख्यात्मक रूप से ए ऑप्शन हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये होता है भारात्मक रूप से, ठीक है, भारात्मक रूप से अगर पूछे तो बी ऑप्शन कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट, शैवाल। अगर यहाँ पर सी ऑप्शन की बात कर लें तो सी ऑप्शन अगर पूछे अम्लीय मृदा, ठीक है, अम्लीय मृदा पूछे या पूछे आर्द्र मृदा या आर्द्र भूमि में, तो हमारा सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछे ड्राई लैंड, ठीक है, ड्राई सॉइल में जो है सूक्ष्म जीवों का क्रम बताना है, तो ड्राई के लिए हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें से एक या एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे भारात्मक रूप से पूछे, चाहे संख्यात्मक रूप से पूछे, चाहे अम्लीय मृदा या आर्द्र मृदा के बारे में पूछ ले, चाहे ड्राई सॉइल के बारे में पूछ ले, तो ये क्रम आपको याद रखना है। चलते हैं, आज का वीडियो यहीं हमारा समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।